नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं और आज के अंक में हम बैजेंटाइन शैली को देखेंगे, उसका उद्भव, विकास, इतिहास और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो ये वीडियो जो है वो सभी कला प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए है और वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी फैक्ट वीडियो में बताए जा रहे हैं वे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैजेंटाइन शैली का इतिहास देखते हैं। देखिए, कई पुस्तकों में बाइजेंटाइन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं बीजेंटाइन मिलेगा, कहीं बैजेंटाइन मिलेगा, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसके होते हैं। तो अब हम इसका इतिहास देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा उद्भव और विकास। बाइजेंटाइन शैली का विकास मुख्य रूप से 3 चरणों में हुआ। पहला है प्रारंभिक चरण, जिसकी अवधि है 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक। दूसरा चरण है मध्य बाइजेंटाइन काल, 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। उसके बाद तीसरा जो चरण रहा वो है उत्तर बाइजेंटाइन काल, 13वीं से 15वीं शताब्दी तक। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि बाइजेंटाइन शैली को कितने चरणों में बांटा गया है, अध्ययन की दृष्टि से उनके समय काल या अवधि क्या क्या रही हैं। तो आप इस फैक्ट को ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं। जो 3 चरण हमने देखे थे उन तीनों चरणों को हम बारी बारी से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रारंभिक चरण, जिसकी अवधि है 4वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक। देखिए, 330 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपोल, वर्तमान में इस्तांबुल, को राजधानी बनाने के साथ इसकी शुरुआत हुई। सम्राट जस्टिनियन प्रथम के काल को इसका स्वर्ण युग माना जाता है। इसी समय भव्य हागिया सोफिया का निर्माण किया गया। तो देखिए, जो प्रारंभिक चरण हमारा बाइजेंटाइन काल का रहता है वो 330 ईस्वी से सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा, जो वर्तमान में इस्तांबुल है, वहाँ पर वो अपनी राजधानी बनाते हैं और फिर यहाँ पर बाइजेंटाइन का प्रारंभिक चरण शुरू हो जाता है। इन्हीं के वंश में सम्राट जस्टिनियन प्रथम के काल को बाइजेंटाइन काल का स्वर्ण युग माना जाता है और इन्हीं के समय में हागिया सोफिया नाम का एक विशाल चर्च बनाया गया। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये चर्च कितना भव्य है और इस्तांबुल के इतिहास में ये काफ़ी महत्वपूर्ण चर्च भी रहा। तुर्की के इतिहास में ये महत्वपूर्ण चर्च है और काफ़ी विवादों में भी ये चर्च रहा। तो इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो चर्च है ये विवादों में क्यों रहा। दूसरा चरण है मध्य बाइजेंटाइन काल का, जो 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक का इसका समय रहा। इस दौरान आइकोनोवोक्लासम के बाद कला का पुनरुद्धार हुआ। अब ये शब्द जो यहाँ पर आपने पढ़ा है, सुना है अभी, इसका अर्थ होता है मूर्ति तोड़ने का जो एक दौर चला था, उसके बाद यहाँ पर कला का पुनरुद्धार होता है। इस चरण में ग्रीक क्रॉस योजना वाले छोटे और जटिल चर्चों का विकास हुआ। तो जो हमारा मध्य बाइजेंटाइन काल है, इस दौरान जितने भी चर्च बनाए गए वो ग्रीक क्रॉस योजना वाले थे, यानी कि जो उनके गुंबद थे उनके ऊपर क्रॉस का चिन्ह बनाया जाने लगा था और यहाँ पर छोटे और जटिल चर्चों का भी विकास हुआ। तो ये जो 6वीं से 11वीं शताब्दी है, यहाँ पर ग्रीक क्रॉस योजना वाले चर्चों का निर्माण किया गया। तीसरा चरण है उत्तर बाइजेंटाइन काल, 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक इसका समय अवधि रहती है। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन तक इस काल में बाइजेंटाइन पुनर्जागरण देखने को मिला। इस शैली ने बाद में पूर्वी यूरोप और इस्लामी वास्तुकला, ऑटोमन मस्जिदों को गहराई से प्रभावित किया। अब यहाँ पर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो वहाँ के शासक थे, उनके पतन के बाद बाइजेंटाइन शैली में पुनर्जागरण देखने को मिलता है और इस शैली ने बाद में पूर्वी यूरोप, यानी कि जो हमारा वर्तमान का रशिया है, यूक्रेन है, और इस्लामी वास्तुकला जिसमें ओटोमन साम्राज्य भी आता है, तो वहाँ पे ओटोमन साम्राज्य की जो मस्जिदें बाद में बनी उनको बाइजेंटाइन शैली ने काफ़ी गहराई से प्रभावित किया था। तो ये जो 3 चरण हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण चरण हैं, इनको आप ज़रूर अच्छे से समझिएगा। पहले बिंदु में हमने उद्भव और विकास देखा था। दूसरे बिंदु में बाइजेंटाइन शैली की विशेषताओं को देखेंगे। तो बाइजेंटाइन शैली की विशेषताओं में जो हमारा पहला बिंदु है वो है वास्तुकला।
वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, इसमें भव्य गुंबद, पेंडेटिक्स, ग्रीक क्रॉस योजना और साधारण बाहरी भाग और अलंकृत आंतरिक भाग यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए भव्य गुंबद, तो जैसे हमने हागिया सोफिया का गुंबद भी देखे थे और चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि जो भी वहाँ पर चर्च बनाए जाते थे वो बड़े गोल गुंबद बनाए जाते थे। पेंडेटिक्स एक ऐसी विशिष्ट संरचना है जिस पर इन विशाल गुंबदों का भार समान रूप से बांटा जाता है। ग्रीक क्रॉस योजना, और इन गुंबदों के ऊपर क्रॉस लगाने की परंपरा यहाँ पर आरंभ की गई थी। साधारण बाहरी भाग और अलंकृत आंतरिक भाग में यहाँ पर मोज़ेक पेंटिंग और जो हमारी तैल चित्रकला होती है उसको यहाँ पर बनाया जाता था। तो ये वास्तुकला के 4 प्रमुख बिंदु हैं। अब यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आप गुंबद देख सकते हैं, डोम, और उस बड़े गोल गुंबद को सहारा देने के लिए जो नीचे से आर्च वाले जो खंबे लगाए जाते थे उन्हें ही पेंडेंटिव्स कहा जाता है। और यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि उन गुंबदों के ऊपर क्रॉस यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बाइजेंटाइन शैली के आरंभिक गुंबदों में हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं बाइजेंटाइन शैली की जो विशेषताएं हमारी, उसका जो हमारा दूसरा बिंदु है कला व मोज़ाइक, आर्ट एंड मोज़ाइक में क्या विशेषताएं थी। तो पहली विशेषता है कांच और सोने के मोज़ाइक। तो यहाँ पर जितने भी मोज़ाइक पेंटिंग बनी हुई है, यानी कि छोटे छोटे कांच के पत्थरों को जोड़ करके यहाँ पर एक इमेज बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे, उसे ही मोज़ाइक कहा जाता है। और बाद में जो मोज़ाइक आर्ट है वही हमारे जो आधुनिक दौर में जो टाइलें हैं, टाइलों के रूप में वो विकसित हुई हैं। दूसरा है हमारा धार्मिक विषय। तो यहाँ पर जो भी चर्च बनाए जाते थे, क्योंकि चर्च एक धार्मिक केंद्र होते थे, तो वहाँ पर जो आंतरिक सज्जा होती थी उसमें धार्मिक विषयों के चित्र बनाए जाते थे, जिसमें कि ईसा मसीह के जीवन से संबंधित चित्र और मरियम मैरी के चित्र यहाँ पर प्रमुख रूप से बनाए जाते थे। तीसरा बिंदु है प्रतीकात्मकता। क्योंकि धार्मिक स्थल थे तो यहाँ पर जो भी प्रतीक बनाए गए वो ईसाई धर्म से संबंधित थे। तो ईसाई धर्म में भी अलग अलग जो पंथ संप्रदाय चल रहे थे उस समय, वो उन्हीं को बेस करके बनाए जाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मोज़ाइक चित्र आपको प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि उसी को हमने थोड़ा जूम करके भी दूसरे चित्र में दर्शाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार छोटे छोटे जो रंगीन कांच के टुकड़े हैं, इस पर रंगीन पत्थरों का भी इस्तेमाल होता था, तो एक चित्र बनाया जाता था। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे आज अगर आप टाइल के टुकड़ों को जोड़ करके कोई आकृति बनाते हैं, तो ये मोज़ेक ठीक वैसा ही है। अब हम बात करते हैं बाइजेंटाइन शैली के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पों की। तो हमारा पहला जो वास्तुशिल्प है वह है हागिया सोफिया। हागिया सोफिया काफ़ी महत्वपूर्ण एक चर्च रहा है तुर्की के इतिहास में। इसके बारे में हम गहनता से अध्ययन करते हैं। तो हागिया सोफिया बनाया गया है इस्तांबुल, तुर्की में। तुर्की के इस्तांबुल में यह स्थित यह बाइजेंटाइन शैली का सबसे नायाब नमूना है। इसे सम्राट जस्टिनियन ने निर्मित करवाया था, जो अपने विशाल गुंबद के लिए और मोज़ेक कला के लिए जानी जाती है। तो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं हागिया सोफिया का जो प्रसिद्ध चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार वहाँ पर गोल गुंबद, पेंडेटिक्स और विशाल मीनारें प्रदर्शित की गई हैं। और इन्हीं के अंदर जो आंतरिक सज्जा की गई है उसमें मोज़ाइक और चित्रकारी की गई है। अगर आप इनकी सीलिंग को देखें तो जो गुंबद है हमारे, उन गुंबदों के अंदर भी मोज़ाइक पेंटिंग और ऑयल पेंटिंग से चर्च को काफ़ी भव्य रूप से, आकर्षक रूप से सजाया गया है। हागिया सोफिया का विवाद भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हागिया सोफिया अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके इतिहास को भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 बिंदु बनाए हैं। तो हमारे पहले 2 बिंदु हैं जिसमें कि जब इसे बनाया गया था, चर्च बनाया गया था जब हागिया सोफिया का, तो ये 537 से 1453 इसका समय काल रहता है। इसे 6ठी शताब्दी में
बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च के रूप में बनाया था। तो कई बार हागिया सोफिया के बारे में पूछा जाता है कि इसका निर्माण किस सम्राट के काल में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाता है जस्टिनियन प्रथम। ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई चर्च है। दूसरा बिंदु है मस्जिद। अब आप कहेंगे कि चर्च है तो मस्जिद का यहाँ पर जिक्र क्यों हो रहा है, तो इसी विवाद को हम इस में समझ लेते हैं। 1453 से 1931 के मध्य का ये समय रहता है। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य द्वारा कुस्तुनतुनिया, जिसे आधुनिक रूप में इस्तांबुल के रूप में जाना जाता है, ये वहाँ पर कब्जा करते हैं और उसके बाद इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत में आपने सुना होगा कि जो हमारे प्राचीन मंदिर हैं उन्हें जो मुग़ल शासक थे उन्होंने उन पर कब्जा करके काफ़ी मंदिरों को तोड़वा करके या फिर उन्हीं के वास्तुकला में कुछ परिवर्तन करके मस्जिद के रूप में बदल दिया। तो ठीक यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य 1453 में जब इस्तांबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो वे इस चर्च को मस्जिद में बदल देते हैं। तीसरा बिंदु है संग्रहालय, यानी कि इसका 1935 से 2020 का जो समय है उसके अंदर ये घटना घटती है। आधुनिक तुर्की गणराज्य के संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल के द्वारा इसे 1935 में एक धर्मनिरपेक्ष संग्रहालय में बदल दिया जाता है। यहाँ पर जब ये विवाद होता है कि ये चर्च है या मस्जिद है, तो फिर आधुनिक तुर्की गणराज्य के जो संस्थापक हैं मुस्तफ़ा कमाल इसे 1935 में एक धर्मनिरपेक्ष संग्रहालय के रूप में बदल देते हैं। तो 1935 से 2020 के मध्य यह एक म्यूज़ियम रहता है जहाँ पर सभी धर्मों के जो सामग्रियाँ होती हैं या आर्टिफैक्ट होते हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन जो इसका चौथा बिंदु है, वापस मस्जिद में ये तब्दील कर दी जाती है। अब देखिए 1935 से 1920 तक ये एक संग्रहालय के रूप में रहता है, लेकिन इसको वापस मस्जिद में तब्दील किया जाता है 2020 में। तो वहाँ पर होता क्या है कि तुर्की की एक अदालत एक फ़ैसला सुनाती है जुलाई 2020 में कि इस इमारत को आधिकारिक रूप से फिर से मस्जिद का दर्जा दे दिया जाता है और इसको मस्जिद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये विवाद अभी भी वहाँ पर चल रहा है कि जो बाइजेंटाइन या ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं वो इसे चर्च के रूप में मानते हैं और जो ओटोमन साम्राज्य के समर्थक हैं वे इसे मस्जिद के रूप में मानते हैं। बाइजेंटाइन शैली के अगर हम अन्य वास्तुशिल्पों की बात करें तो उसमें दूसरे नंबर पर है सैन विटाले की बेसिलिका। ये रेवेना इटली में बनाया गया था। इटली के रेवेना में स्थित यह चर्च अपने अष्टकोणीय ऑक्टागोनल योजना और उत्कृष्ट मोज़ेक कार्यों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो सैन विटाले एक संत थे। उन्हीं की याद में इस सेंट विटाले चर्च को बनाया गया था और ये इटली में स्थित है। इसके अगर वास्तुकला को देखें तो ये अष्टकोणीय है, यानी कि इसके 8 कोण हैं, ऑक्टागोनल ये शेप में बनाया गया है और यहाँ पर भी उत्कृष्ट मोज़ेक कार्य किया गया है जो कि वर्ल्ड फेमस है। बाइजेंटाइन शैली का तीसरा जो प्रसिद्ध वास्तुशिल्प है वो है सेंट मार्क बेसिलिका। ये वेनिस शहर में स्थित है जो कि इटली में है। इटली के वेनिस में स्थित यह चर्च अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह चर्च बाइजेंटाइन कला की भव्यता, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का अद्भुत उदाहरण है। आप इस चर्च की जो इमेज वहाँ पर देख रहे हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो चर्च है वो कितना भव्य है और इसमें ग्रीक क्रॉस योजना का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। इसके गुंबदों में, मीनारों में क्रॉस बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि इसमें गुंबदों को भी जगह दी गई है, गोल आर्च इसमें बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर और बाहर काफ़ी इसको मूर्तिकला से, मोज़ेक से सजाया गया है। इसके फर्श भी काफ़ी चमकदार हैं और मार्बल का इस्तेमाल इसके फर्श में किया गया है। तो कई बार सेंट मार्क बेसिलिका के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश में स्थित है, तो वेनिस में ये स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं बाइजेंटाइन शैली की चित्रकला की विशेषता। तो देखिए, पहली विशेषता है इसकी, चित्रों में धार्मिक विषय प्रमुख थे क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदाय के चर्च थे, तो वहाँ पर ईसाई धर्म से संबंधित धार्मिक चित्र ज़्यादा बने हैं। दूसरा बिंदु है यीशु मसीह, वर्जिन मैरी और संतों के चित्र वहाँ पर बनाना सामान्य थे। अब क्योंकि धार्मिक चित्र बनाए गए थे तो इसमें जो ईसा मसीह हैं, वर्जिन मैरी हैं, उनके चित्र और जो भी वहाँ पर सेंट हुए, संत हुए, उनके चित्र वहाँ पर सामान्य रूप से बनाए जाते थे।
तीसरा बिंदु है चित्रों में आध्यात्मिकता और दैवीय सत्ता पर जोर दिया गया है, यानी कि जो भी वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं उसमें जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, उसको दर्शाने का प्रयास किया गया और एक दैवीय सत्ता पर जोर दिया गया, यानी कि ईश्वर पर जोर देते हुए चित्र बनाए गए हैं ताकि जो भी वहाँ पर प्रार्थना करने जाए वो ईश्वर की सत्ता के अधीन हो। चौथा बिंदु है चित्रों में सुनहरे रंग का प्रयोग पृष्ठभूमि पर ज़्यादा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि मोज़ैक में भी गोल्डन शेड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, तो वही प्रभाव चित्रों में भी देखने को मिलता है। वहाँ पर जितने भी चित्र बनाए गए थे उनमें जो सुनहरे रंग का बैकग्राउंड बनाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पांचवा बिंदु है प्राकृतिक यथार्थवाद की तुलना में प्रतीकवाद को प्राथमिकता दी गई। तो देखिए यहाँ पर कि जो प्राकृतिक यथार्थवाद है उसकी तुलना में वहाँ पर प्रतीकवाद यानी कि सिंबॉलिज्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। अब उन्होंने अपने धर्म के संबंध में जो भी चित्र बनाए उसमें उन्होंने प्रतीकों का इस्तेमाल ज़्यादा किया, जैसे वहाँ पर उन्होंने क्रॉस से संबंधित चित्र ज़्यादा बनाए हैं। ईसा मसीह का जो जीवन परिचय दिखाया है वहाँ पर उसको भी प्रतीकवाद के रूप में उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है बाइजेंटाइन शैली में। अब हम बात करते हैं बाइजेंटाइन शैली की जो मोज़ैक कला है उसकी क्या विशेषता है। मोज़ैक कला को भी हम समझ लेते हैं। पहला बिंदु है दिव्य और सुनहरी पृष्ठभूमि। तो जैसा हमने कहा था कि चित्रों में भी सुनहरे पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया है, वैसे ही मोज़ैक पेंटिंग में भी दिव्य और सुनहरे पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर एक मोज़ैक पेंटिंग को देख सकते हैं जिसमें ईसा मसीह को प्रदर्शित किया गया है। तो उनके अगर आप पृष्ठभूमि को देखें तो गोल्डन कलर के मोज़ैक वहाँ पर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। दूसरा बिंदु है धार्मिक और आध्यात्मिक विषय। तो जैसा कि हमें ये अभी तक हमने ये समझने का प्रयास किया कि बाइजेंटाइन शैली में जो चर्च बनाए गए थे वो धार्मिक केंद्र थे, तो वहाँ पर जो चित्र बने हैं वो भी धार्मिक और आध्यात्मिक उनके विषय वस्तु रही है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर ज़्यादा चित्र वहाँ पर या मोज़ैक पेंटिंग वहाँ पर बनाई गई है। तीसरा है चमकदार और जीवंत रंग। यहाँ पर ब्राइट कलर का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों को आकर्षित करें और वे एक जीवंतता का अनुभव प्रदान करें। चौथा बिंदु है सपाट और प्रतीकात्मक आकृतियाँ। तो यहाँ पर फ्लैट आकृतियों को बनाया गया है, 3D का इस्तेमाल कम हुआ है। प्रतीकात्मक आकृतियाँ भी यहाँ पर काफ़ी सारी बनाई गई हैं। गुंबदों और दीवारों पर सजावट की गई है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो गुंबद बाहर से बहुत ही भव्य दिखता है, अंदर से वो उतना ही भव्य और आकर्षक बनाया जाता था। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि क्रॉस भी है, प्रतीकात्मकता इसमें झलक रही है। और साथ ही अगर आप खिड़कियों को देखें तो खिड़कियों के मध्य जो जगह है वहाँ पर अलग अलग जो सेंट अलग अलग समय में हुए उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं बाइजेंटाइन शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों की। तो देखिए बाइजेंटाइन शैली के हमने सभी चित्रकारों को नहीं लिया है, हमने जो मुख्य रूप से वहाँ पे प्रसिद्ध हुए हैं जिनके चित्रों को इतिहास में पढ़ाया जाता है उन्हीं चित्रकारों को हमने लिया है। तो पहले चित्रकार है आंद्रे रूवलेव। ये 15वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध रूसी आइकन चित्रकार जिन्हें ओल्ड टेस्टामेंट ट्रिनिटी के लिए जाना जाता है। तो उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट ट्रिनिटी का एक चित्र बनाया था, उसकी एक सीरीज़ बनाई थी, उसके लिए आंद्रे रूवलेव को जाना जाता है। तो कई बार प्रश्न आ जाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट ट्रिनिटी सीरीज या जो चित्र बनाए गए थे उनके चित्रकार कौन थे। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हो जाता है आंद्रे रूव। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये सारे फैक्ट जो हैं आप नोट जरूर कीजिएगा। दूसरे चित्रकार हैं थियोफेनेस द ग्रीक। बाइजेंटाइन और रूसी कला के महान मास्टर जिन्होंने कई प्रसिद्ध चर्चों को भित्ति चित्रों यानी कि फ्रेस्को से सजाया था। तो थियोफेनेस एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने फ्रेस्को माध्यम से चर्चों के भीतर भित्ति चित्रों का निर्माण किया और कई सारे चर्च हैं जहां पर इन्होंने अपने कार्यों को प्रदर्शित किया है। तीसरे चित्रकार हैं इवान रुतकोविच। ये 17वीं शताब्दी के यूक्रेनी चित्रकार थे जो बाइजेंटाइन परंपरा के प्रतीक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि वहाँ पे प्रतीकवाद भी चरम पर था, प्रतीकों से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। तो इवान रुतकोविच जो कि एक 17वीं शताब्दी के यूक्रेनी चित्रकार थे, तो उन्होंने बाइजेंटाइन परंपरा में प्रतीक चित्रण बहुत ज़्यादा किया है और वो प्रतीक चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये था तुलिका दर्शन का आज का अंक जिसमें हमने बाइजेंटाइन शैली के उद्भव, विकास, इतिहास
वहाँ के वास्तुकला, चित्रकला, मोज़ेक कला और चित्रकारों के जो तथ्य थे वो देखे। आशा करता हूँ कि अगर आप कला प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत सारे मित्र या हमारे दर्शक मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर आप जो वीडियो है उसको बनाने में समय लेते हैं, कई दिनों के बाद आप वीडियो पोस्ट करते हैं। तो इसका मेन कारण, प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहूँ तो यह है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए रिसर्च करता हूँ, उसके फैक्ट ढूंढने का प्रयास करता हूँ, ताकि क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो में अगर 20 से 25 मिनट का समय देते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए, तो मेरे लिए ये आवश्यक है कि मैं आपके 20 या 25 मिनटों को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूं, क्योंकि आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। इसलिए मेरा प्रयास होता है कि आपको उन 20-25 मिनटों में मैं आपको अच्छे से अच्छे फैक्ट, तथ्यों को देने का प्रयास करूं। इसलिए 2 से 3 या अधिक दिनों तक मैं किसी वीडियो पर रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही मैं उस वीडियो को फिर फाइनल पोस्ट करता हूं। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि अगर मेरा वीडियो देर से प्राप्त होता है आप लोगों को, तो इसका प्रमुख कारण यही था कि उस वीडियो को बनाने के लिए जो भी रिसर्च होता है उस रिसर्च में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हुए हैं, अगर आपने पहली बार हमारे वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट करें, और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए जो कि कला प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी उसमें मेहनत भी लगती है, और मेरा प्रयास है कि जो वीडियो बनाया जाता है वो अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास जाए, ताकि सभी को इस वीडियो से लाभ मिले। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊं, चाहे समय कितना भी लगे। तो इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही था। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।